हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम, जिसमें उदारवादी, मार्क्सवादी एवं गांधीवादी के विचार हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या है। तो दृष्टिकोण का अर्थ होता है किसी स्थिति या समस्या से निपटना। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि एक परिप्रेक्ष्य के रूप में समझना। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अरस्तु की राजनीति के रूप में पुराना है, जहाँ यह कहा जाता है कि मानव एक राजनीतिक जीव जंतु अथवा राजनीतिक व्यक्ति है। भारतीय राजनीति में के अध्ययन के दृष्टिकोण से मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पारंपरिक, दूसरा है आधुनिक और तीसरा है समकालीन। पारंपरिक दृष्टिकोण को वैल्यू लेडेन भी कहा जाता है या आधुनिक को वैल्यू फ्री होने के लिए भी जाना जाता है। तो इसमें अगला है बच्चों, पहला पॉइंट है इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोणों में से एक है। राजनीति का अभिप्राय पूर्व घटनाओं और तथ्यों के अभिलेख से है। ये विभिन्न अवधियों में हुए। इसका मतलब यह भी है कि लोगों ने क्या सोच या कल्पना की। एक अभिलेख के रूप में वृत्त चित्र और अन्य प्राथमिक सबूत शामिल है जो अतीत में हुए थे। उसके बाद है दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण एक राजनीतिक अध्ययन करने का एक और पारंपरिक तरीका है। दर्शन शास्त्र सभी ज्ञान और अस्तित्व के निहित सिद्धांतों का अध्ययन है। इसका अर्थ है कि दर्शन या दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं की सच्चाई का पता लगाने का काम करता है। यह लेखन का उद्देश्य या राजनीतिक लेखक के उद्देश्यों का भी पड़ताल करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक का घनिष्ठ संबंध है। मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है, मनोवैज्ञानिक आमतौर पर व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार और ऐसे व्यवहार के लिए अग्रणी कारकों का अध्ययन करते हैं। वे यह भी अध्ययन करते हैं कि कुछ व्यक्ति एक निश्चित तरीकों से व्यवहार क्यों करते हैं। भारत में राज की प्रकृति उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। राजनीति में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। 20वीं सदी के मध्य पूर्व तक राजनीतिक विज्ञान अपने विभिन्न पहलुओं और संबंधों में राज की घटना के अध्ययन से चिंतित था, जैसा कि परिवार, जनजाति और राष्ट्र और सभी निजी संघों और समूहों से अलग है। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, गांधीवादी दृष्टिकोण। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान जननायक, समाज सुधारक और नैतिक दार्शनिक थे। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन 1891 में बैरिस्टर के रूप में प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद एक मुकदमे की पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 1915 में भारत आए। उसके बाद भारत में भ्रमण किया और कई आंदोलन चलाए। उन्हीं में से एक आंदोलन था गांधीवादी दृष्टिकोण। स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। स्वराज का अर्थ होता है विदेशी शासन का अभाव हो और स्वयं सरकार की स्थापना हो। गांधी ने राज्यों को एक आवश्यक बुराई माना। गांधी जी के अनुसार राज अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण करता है। उसके बाद है थोरो। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम आसन करती है। गांधी जी ने थोरो का समर्थन किया। इसमें कहा गया कि लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ हस्तक्षेप कम से कम होनी चाहिए। गांधी जी के आकलन में राज हिंसा का प्रतीक थे। नागरिकों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए राज निर्दयतापूर्वक या हिंसक उपायों को लागू करता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अनुभव किया और उसके अनुसार कहा कि राज की अधिक शक्ति का मतलब अधिक से अधिक हिंसा या अधिक मात्रा में ज़बरदस्ती करना था। कानून और व्यवस्था के रखरखाव के नाम पर दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर ली और निर्दयी प्रशासन व्यक्तियों की स्वतंत्रता का शोषण किया गया।
गांधी ने स्वराज का अर्थ लोगों की सहमति और भागीदारी वाली सरकार है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने गांधीवादी राज की कुछ विशेषताओं को अपनाया। इसमें से कुछ समतावादी समाज और अपरेस्त का अंत और समाज में कमज़ोर वर्गों की प्रकृति विशेष देखभाल पर बल देते हैं। गांधी पूरे भारत में पंचायत राज प्रणाली के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अगला पॉइंट है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जहां राजनीतिक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है, आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण वहन यह शासक वर्ग और शासितों के बीच चल रहे वर्ग संघर्ष में राज की पक्षपातपूर्ण भूमिका को बताता है। यह प्लेटो और अरस्तु के साथ शुरू होने वाले पश्चिमी राजनीतिक विचार का मुख्य बौद्धिक प्रतिरूप था। अब है उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण ने संस्थान और प्रक्रियाओं का राज और राजनीतिक शक्ति को शासन की कंजूसी के रूप में बल दिया। यह विकास और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानता है। किसी विशेष राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए राज शक्ति और सामाजिक वर्गों और राज्य के उद्देश्यों के बीच संबंध का विश्लेषण करना आवश्यक है। उदार लोकतांत्रिक स्वरूप लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है। तो बच्चों, यहाँ से यूनिट फर्स्ट समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूनिट 2 का भी वीडियो हम लाएंगे। धन्यवाद।